नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में। एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे देश के सपनों और उसूलों का पूरा सार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। देखिए कितने कमाल की बात कही है मशहूर कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने। उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। और ये बात आप सोचिए कितनी सही है। जैसे एक आईडी कार्ड किसी इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है ना? ठीक वैसे ही हमारी प्रस्तावना कुछ ही लाइनों में पूरे संविधान का निचोड़, उसका मकसद हमारे सामने रख देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रस्तावना है क्या। फिर बात करेंगे उन स्तंभों की जिन पर हमारा देश खड़ा है। देखेंगे कि ये हमसे क्या वादे करती है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इसे संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये प्रियम्बल, ये प्रस्तावना है क्या चीज, और इसका आइडिया आया कहां से? तो देखिए, प्रियम्बल का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका। मतलब वो हिस्सा जो बताता है कि इस किताब या कानून का मकसद क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है। अब हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो आइडिया है वो आया तो अमेरिकी संविधान से था, पर इसका जो असली ड्राफ्ट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया था, जिसे 1947 में संविधान सभा ने पास किया था। ठीक है, तो अब आते हैं प्रस्तावना के दिल पर। इसके पहले हिस्से में 5 ऐसे जबरदस्त शब्द हैं जो बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर है क्या। कह सकते हैं कि ये 5 शब्द हमारे राष्ट्र की नींव के पत्थर हैं। और वो 5 शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरन। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। भारत अपने फैसले खुद लेता है, चाहे देश के अंदर की बात हो या बाहर की। हम पूरी तरह से आजाद हैं। हमारे ऊपर किसी भी दूसरे देश का कोई कंट्रोल नहीं है। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। अब यहां एक बात समझने वाली है। भारत का समाजवाद वो नहीं है जहां सब कुछ सरकार का होता है, नहीं। हमारा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसका मकसद है गरीबी, गैर बराबरी और शोषण को खत्म करना। और ये कैसे होगा? एक मिली-जुली अर्थव्यवस्था से, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ मिलकर काम करते हैं। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो समाजवादी शब्द है ना, ये शुरू से प्रस्तावना में नहीं था। इसे बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये वो दौर था जब देश में काफी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। तीसरा स्तंभ है पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई एक सरकारी धर्म नहीं है। स्टेट यानी सरकार सभी धर्मों से एक बराबर दूरी रखती है, और सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि सभी को बराबर सम्मान और सपोर्ट भी देती है। इसी को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं, जो भारत की एक खास पहचान है। और हाँ, समाजवादी शब्द की तरह ही पंथनिरपेक्ष शब्द भी शुरू से नहीं था। इसे भी उसी 42वें संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। असल में उस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसीलिए उसे इतना बड़ा और जरूरी संशोधन माना जाता है। चौथा शब्द लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ये तो हम सब जानते हैं। इसका मतलब है कि असली ताकत, असली पावर किसके हाथ में है? भारत के लोगों के हाथ में। और हम इस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अपने वोट के जरिए, अपने नुमाइंदों को चुनकर, जो फिर हमारे लिए सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। और 5वां और आखिरी स्तंभ है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे देश का जो हेड है, जो मुखिया है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो कोई राजा या रानी नहीं है जिनका बेटा या बेटी ही अगला राजा बनेगा। नहीं, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। और यही नहीं, देश का कोई भी बड़ा पद किसी भी आम नागरिक के लिए खुला है। तो ये तो हो गई देश की पहचान। अब बात करते हैं उन वादों की जो यही प्रस्तावना हम सबसे यानी देश के हर नागरिक से करती है। ये 4 बहुत बड़े वादे हैं। ये 4 वादे हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मतलब हर किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। सबको अपने विचार रखने की, कुछ भी मानने की, किसी भी धर्म की पूजा करने की आज़ादी होगी। सबको बराबर का दर्जा और बराबर मौके मिलेंगे। और सबसे बढ़कर देश में भाईचारे की भावना होगी। वैसे ये जो महान विचार हैं, ये फ्रेंच और रशियन क्रांति से लिए गए थे।
लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। क्या प्रस्तावना हमेशा से संविधान का हिस्सा मानी जाती थी? क्या इसमें बदलाव हो सकता है? इन सवालों पर सालों तक अदालतों में बड़ी बड़ी बहसें चली। इसकी कानूनी यात्रा भी बड़ी दिलचस्प रही है। देखिए हुआ क्या, 1960 में केस आया, बेरुबारी यूनियन केस। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। फिर 1976 में, जैसा हमने देखा, इसमें बदलाव भी किया गया। और 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने एक बार फिर पक्की मोहर लगा दी कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है। तो आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा बदलाव था। 1960 में कोर्ट कह रहा था कि प्रीएम्बल बस एक चाबी है जिससे हम संविधान बनाने वालों का दिमाग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं है। पर 1973 में कोर्ट ने कहा, नहीं, ये सिर्फ चाबी नहीं है, ये संविधान का ही हिस्सा है। और इतना ही नहीं, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसकी मूल संरचना को दिखाता है। और यहीं से सबसे जरूरी बात निकल कर आई। केशवानंद भारती केस ने यह तय कर दिया कि संसद प्रीएम्बल में संशोधन कर तो सकती है, मतलब उसमें कुछ जोड़ या हटा सकती है, लेकिन वो इसके बुनियादी ढांचे को, इसके कोर प्रिंसिपल्स को नहीं बदल सकती। ये एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। तो अब हम आते हैं अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक दर्शन छिपा है। संविधान सभा के एक सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव। उन्होंने प्रस्तावना के लिए क्या खूबसूरत बात कही। उन्होंने इसे कहा संविधान की आत्मा। सोचिए, सिर्फ कानूनी शब्द नहीं, बल्कि हमारे संविधान की रूह, उसकी अंतरात्मा। इसी तरह एक और सदस्य KM मुंशी ने इसे हमारे देश की जन्म कुंडली कहा। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें हमारे देश का भविष्य लिखा है, उसकी किस्मत तय होती है। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर अर्नेस्ट बार्कर ने भी इसे संविधान का कीनोट कहा। कीनोट समझते हैं? मतलब वो पहला सुर जिससे पूरे संगीत की धुन सेट होती है। प्रस्तावना भी वही काम करती है। तो ये सब जानने के बाद ये ऐतिहासिक दस्तावेज आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये जो वादा 1949 में किया गया था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा, आज इतने सालों बाद हम उस वादे को निभाने में कितने कामयाब हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।